दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके पास मतलब अथाह पैसा है, सत्ता है और एक बहुत ही विशाल संगठनात्मक ढांचा है। बिल्कुल। उस पार्टी के इंस्टाग्राम पर करीब 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट? हाँ, बिल्कुल बड़ा नंबर है। लेकिन जरा सोचिए, पिछले महज 48 घंटों में, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन में एक बिल्कुल नई पार्टी खड़ी होती है और वो 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लेती है। अरे बाप रे, 48 घंटे में 1.5 करोड़। हाँ, और इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा पता है क्या है? इस नई पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब सच में कॉकरोच? हाँ, और इसका चुनाव चिन्ह भी सच में कॉकरोच ही है। देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पारंपरिक राजनीति विज्ञान की किसी किताब से समझ सकें। मतलब ये पूरी तरह से एक नया फिनोमेना है। वही तो। एक इंटरनेट मीम का महज 2 दिन में देश का सबसे बड़ा डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाना, ये दिखाता है कि जमीन के नीचे कुछ बहुत गहरा पक रहा था। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक विश्लेषक या बड़ी पीआर एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी डिजिटल बगावत को डिपोड करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी दिलचस्प हैं। हमने अल जजीरा, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स के विस्तृत रिपोर्ट्स को खंगाला है। राइट। इसके साथ ही हमारे पास इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो ओरिजिनल घोषणा पत्र है वो भी है। और कुछ ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने 1977 की जनता पार्टी के ऐतिहासिक दस्तावेजों का भी विश्लेषण किया है, जो कि बहुत जरूरी है इस पूरे मूवमेंट को समझने के लिए। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर युवाओं की निराशा, बेरोजगारी और एक विवादित बयान ने मिलकर कैसे इस व्यंग्यात्मक सुनामी को जन्म दे दिया। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। चूंकि हमारे स्रोतों में वामपंथी और दक्षिणपंथी मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरह के राजनीतिक पहलुओं का जिक्र है। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री, कांग्रेस, आम और बड़े उद्योगपतियों का जिक्र है। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी दल या विचारधारा का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। हम बिल्कुल निष्पक्ष रहकर सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी का तार्किक विश्लेषण करेंगे। एकदम सही। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। यह सब शुरू कहाँ से हुआ? एक शब्द से, एक ऐसे शब्द से जिसने सच में चिंगारी का काम किया। हाँ, अगर हम 15 मई 2026 के दिन पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने उस दौरान एक टिप्पणी की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिस्टम पर लगातार हमला करने वाले कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी, मतलब पैरासाइट से। ओह, कॉकरोच और परजीवी? हाँ, उनका कहना था कि कुछ बेरोजगार युवा जिन्हें अपने पेशे में जगह नहीं मिल पाती, वे आरटीआई या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर व्यवस्था पर हमला करने लगते हैं। रुकिए, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ। मतलब क्या देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसा बयान आना, क्या ये पूरा सच है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू नहीं था? देखिए, बिल्कुल एक दूसरा पहलू था और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उस संदर्भ को बहुत स्पष्टता से रखती है। सीजेआई ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अच्छा, मतलब मिसकोट किया गया। हाँ, उनका इशारा भारत के आम युवाओं की तरफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्होंने तो आम युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ कहा था। ओके। उनका निशाना दरअसल उन चुनिंदा लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत या मीडिया जैसे पेशों में घुस आते हैं और फिर वो पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल करते हैं। मैं उस स्पष्टीकरण के पीछे के तर्क को समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए ये कुछ वैसा ही है जैसे शहर में बाढ़ आ जाने के बाद मौसम विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हमारी भारी बारिश की चेतावनी का मतलब दरअसल कुछ और था। बिल्कुल, डैमेज तो हो चुका था। वही ना, इंटरनेट के इस दौर में जब तक आप अपना स्पष्टीकरण टाइप करते हैं तब तक नैरेटिव तो मीलों दूर निकल चुका होता है। एकदम सही कहा। पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था और युवाओं ने इस अपमान को खारिज करने के बजाय उसे गले लगा लिया। लेकिन मुझे एक बात अभी भी बहुत अजीब लगती है। क्या? मतलब कॉकरोच ही क्यों? इंटरनेट पर तो हजारों मीम मटेरियल है, राइट? कोई शेर, चीता, बाज कुछ भी रख लेते। एक ऐसा कीड़ा जो गंदगी में रहता है, उसे अपनी पहचान बनाना थोड़ा अटपटा नहीं है? ओह, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो ये एक बहुत ही शानदार मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे?
देखिए, कॉकरोच कोई सुंदर या आकर्षक जीव नहीं है, ये सच है। लेकिन विज्ञान कहता है कि कॉकरोच धरती के सबसे रिजिलियंट जीवों में से एक है। मतलब वो आसानी से मरता नहीं है। बिल्कुल, वह परमाणु हमले के बाद के रेडिएशन में भी बच सकता है, सबसे सड़े गले माहौल में भी जीवित रह सकता है। तो युवाओं ने इस प्रतीक को अपनाकर एक बहुत ही तीखा संदेश दिया है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, अगर इसमें सिर्फ गंदगी बची है, तो हम वो कॉकरोच हैं जो सड़े हुए सिस्टम में भी सर्वाइव करेंगे। वाह। हाँ, जब सत्ता आपको कोई अपमानजनक नाम देती है और आप उसी नाम को अपनी ढाल बना लेते हैं, तो सामने वाले का हथियार पूरी तरह से भोथरा हो जाता है। इस सच में एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक रणनीति है। हम गंदगी में हैं तो हम कॉकरोची से ही। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ एक इंटरनेट मीम तक सीमित नहीं रही ना। स्रोतों के अनुसार इस बगावत को एक ढांचा देने का काम किया एक 30 वर्षीय युवक ने, जिनका नाम है अभिजीत दिपके। अभिजीत। हाँ, अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के छात्र हैं और अतीत में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, वहां इस कॉकरोच जनता पार्टी या कहें सीजेपी की नींव रखी। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने की जो शर्तें रखी हैं, वो पूरी तरह से सिस्टम का मजाक उड़ाती हैं। हाँ, मैंने पढ़ी है वो शर्तें। मतलब इसमें सदस्य बनने के लिए आपको बेरोजगार होना चाहिए, शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर ऑनलाइन रहना चाहिए, और सबसे अहम बात, क्या? आप में प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। अरे बाप रे! अगर ये शर्तें हैं तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पर बैठा हर दूसरा इंसान इनका वीआईपी सदस्य बनने की योग्य है। बिल्कुल। ये पूरा ढांचा ही एक डार्क कॉमेडी लगता है। लेकिन जब हम इनके घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं, तब ये कॉमेडी अचानक से एक बहुत ही गहरी और गंभीर राजनीतिक मांग में बदल जाती है। हाँ, उनका मैनिफेस्टो काफी दिलचस्प है। मैं इस स्रोतों में दिए गए इनके घोषणा पत्र की 5 प्रमुख मांगों को सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वे बहुत कुछ कहती हैं। बताइए। पहली मांग, सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट नहीं दी जानी चाहिए। ये तो एक बहुत ही वैलिड राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। और दूसरी मांग सुनिए, अगर चुनाव में कोई भी वैध वोट काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाए। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। क्या आपने दूसरी मांग के उस शब्द पर गौर किया? कौन सा? यूएपीए। हाँ, यूएपीए तो एक आतंकवादी निरोधी कानून है, देश की सुरक्षा के लिए होता है। एक वोट कटने पर किसी चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाना, यह तो बहुत ही चरम मांग है, मतलब एक्सट्रीम है। वे इस अतार्किक मांग के जरिए एक बहुत ही तार्किक सवाल उठा रहे हैं। देश में कई बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से ये बहस कर रहे हैं कि सरकारों द्वारा यूएपीए जैसे गंभीर कानूनों का इस्तेमाल बहुत ही मामूली मामलों या विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो सीजेपी का घोषणा पत्र उसी अतिवाद को शीशे की तरह सिस्टम को वापस दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी पर भी यूएपीए लगा सकते हैं, तो वोट कटने पर चुनाव आयुक्त पर क्यों नहीं? ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये महज मजाक नहीं है, ये एक आईना है जो वो सिस्टम को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह उनकी तीसरी मांग देखिए, वो संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 33% नहीं, बल्कि सीधे 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये मांग भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। मतलब राजनीतिक गलियारों में महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल दशकों तक लटका रहा, उस पर राजनीति होती रही। तो सीजेपी कह रही है कि ये 33% की सौदेबाजी ही क्यों? अगर आबादी आधी है तो आरक्षण सीधा 50% क्यों नहीं? वे दशकों लंबी उस राजनीतिक बहस का मजाक उड़ा रहे हैं जो कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। बहुत ही स्मार्ट मूव हुई है। इसके बाद चौथी मांग सीधे तौर पर मीडिया को लेकर है। वो कहते हैं कि अडानी और अंबानी के मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द किए जाएं और गोदी मीडिया कहे जाने वाले एंकर्स के बैंक खातों की जांच की जाए। और पांचवी मांग, दल बदल करने वाले यानी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले विधायकों या सांसदों पर सीधे 20 साल का चुनाव बैन लगाया जाए। 20 साल। अब इन पांचों मांगों को देखकर क्या लगता है? ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर देश की सिविल सोसाइटी, आम जनता और विपक्ष पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं। हाँ, मीडिया की आजादी, चुनावों में गड़बड़ी और शेयर करें, और वो काम कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये महज एक ऑनलाइन बुलबुला है? मतलब इंटरनेट पर तो रोज कोई ना कोई नया ट्रेंड आता है, मीम बनता है
और फिर गायब हो जाता है। क्या असल दुनिया में कोई इसे गंभीरता से ले भी रहा है, या ये सिर्फ कुछ थके हुए युवाओं का टाइम पास है? देखिए, इससे सिर्फ एक इंटरनेट का बुलबुला मानना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट इस पर काफी रोशनी डालती है। इसके जो जमीनी प्रभाव है वो हैरान करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब समझते हैं आप? मतलब एक बहुत बड़ी आबादी। हाँ, वे भारत के एक बहुत बड़े जनसांख्यिकीय वर्ग तक अपनी सीधी पहुंच बना चुके हैं। और सत्ता के गलियारों में जो बेचैनी है वो इस बात से समझी जा सकती है कि भारत में इनके एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ओहो। किसी आम मीम अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए सरकारी तंत्र हरकत में नहीं आता। इसे ब्लॉक करना ही इस बात का प्रमाण है कि इसे एक संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। और बात सिर्फ अकाउंट ब्लॉक होने तक नहीं है, स्थापित राजनेताओं ने भी इसमें अवसर देखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे नेता कीर्ति आजाद, इन्होंने ऑनलाइन इसका खुलकर समर्थन किया। हाँ, वो वाकया बहुत मजेदार था। यहाँ तक कि जब कीर्ति आजाद ने मजाक में एक्स पर पूछा कि पार्टी में शामिल होने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सीजेपी का जवाब बहुत ही हाजिर जवाबी वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतना हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए पर्याप्त योग्यता है। वाह, ये दिखाता है कि वे मीडिया के खेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, वो पल्स पकड़ रहे हैं। नेताओं के ऑनलाइन समर्थन की नहीं है। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ये आंदोलन सड़कों पर उतरा। हाँ, वो यमुना वाला इवेंट। बिल्कुल। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे का वो दृश्य सोचिए। युवाओं का एक बड़ा समूह सचमुच कॉकरोच के भारी भरकम कपड़े पहनकर उस जहरीले झाग वाली नदी के किनारे सफाई अभियान चलाने पहुंच गया। वो विजुअल सच में बहुत शक्तिशाली था। मतलब एक तरफ भारत की सबसे प्रदूषित नदी का वो सफेद जहरीला झाग, और दूसरी तरफ कॉकरोच बने हुए युवा जो उस गंदगी को साफ कर रहे हैं। वो महज एक सफाई अभियान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आर्ट था। उनका संदेश बहुत सीधा था। सत्ता हमें कीड़ा मानती है जो सिर्फ गंदगी में रहता है, तो ठीक है, हम कीड़े की तरह इस व्यवस्था के उस गंदगी को साफ कर रहे हैं जिसे साफ करने में सरकारें नाकाम रही हैं। क्या बात है। जब कोई आंदोलन मीम से निकलकर कॉस्ट्यूम पहनकर एक प्रदूषित नदी के किनारे पहुंच जाए ना, तो उसे आप सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। और यहां से इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये सब अचानक इसी समय क्यों हुआ? मतलब आज से 10 साल पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक बेहतरीन आर्टिकल में जेन ज़ी युवाओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति का जो विश्लेषण किया गया है, वो आंखें खोलने वाला है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो। उस आर्टिकल के मुताबिक एक पूरी पीढ़ी का आदर्शवाद या कहें आइडियलिज्म अब पूरी तरह से टूट चुका है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 2011 और 2013 के दौर में, वो अन्ना आंदोलन वाला समय। बिल्कुल। उस समय के युवाओं को, जिन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं, उनमें एक उम्मीद थी। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चल रहा था, जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। हाँ, लोगों में एक जोश था। उन युवाओं को लगता था कि जंतर मंतर पर मोमबत्तियां जलाने से, अनशन करने से और ईमानदारी की राजनीति करने से वे सिस्टम को रातों रात साफ कर देंगे। वो एक बहुत ही गंभीर और आदर्शवादी दौर था। लेकिन आज की जो जेन ज़ेड पीढ़ी है, उसने पिछले 10 सालों में क्या देखा है? बिल्कुल। उन्होंने देखा है कि वही आदर्शवादी राजनीति कैसे सत्ता में आते ही समझौतों और पारंपरिक हथकंडों में उलझ जाती है। बिल्कुल। और उनके अपने जीवन की हकीकत क्या है? स्रोतों के आंकड़े तो डराने वाले हैं। आज भारत में स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 29.1% है। 29.1? ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसके ऊपर से नीट जैसे पेपर लीक घोटालों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। आप सालों तक एक छोटे से कमरे में बंद होकर तैयारी करते हैं, लाखों की कोचिंग फीस देते हैं, और फिर परीक्षा के दिन पता चलता है कि पूरा का पूरा पेपर टेलीग्राम पर पहले से बिक रहा है। वही तो इंसान क्या करेगा? यही वो बिंदु है जहां से आयरनी पॉइजनिंग या व्यंग्य का अतिरेक शुरू होता है। देखिए, जब आप सालों तक मेहनत करें और सिस्टम आपको बार बार धोखा दे, तो एक समय के बाद आप रोना या गुस्सा करना बंद कर देते हैं। आप हंसने लगते हैं, एक बहुत ही डार्क, कड़वी हंसी। सही का। आज की जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं, वो मीम्स को सिर्फ चुनाव जीतने का एक मार्केटिंग टूल मानती हैं। वे पीआर एजेंसीज को करोड़ों रुपए देती हैं मीम बनाने के लिए। हाँ, वो फोर्स लगता है।
लेकिन जेन जेड के लिए मीम्स कोई पीआर टूल नहीं है, वो उनकी हताशा का प्रकटीकरण है, वो उनकी थकान की भाषा है। जब कोई संस्था उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही तो कॉकरोच जैसी पहचान उन्हें एक अजीब सा सुकून देती है। मतलब ये सटायर उनके लिए एक ढाल बन गया है। बिल्कुल एक ढाल है। वे खुद से कह रहे हैं कि अगर हम खुद को ही कीड़ा मान लें, अगर हम खुद ही अपनी बेरोजगारी और अपने आलस का मजाक उड़ा लें, तो बाहर बैठा कोई भी नेता या कोई भी व्यवस्था हमें मानसिक रूप से और ठेस नहीं पहुंचा सकती। एकदम सटीक बात कही आपने। उनका अपना ही मजाक उड़ाना उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली बन गया है। ये बहुत ही त्रासद है, लेकिन साथ ही बहुत ही प्रभावशाली भी। ये मनोविज्ञान राजनीति की दुनिया में एक भूकंप की तरह है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखेंगे कि जनता पार्टी नाम का इस्तेमाल अभिजीत ने यूं ही हवा में नहीं किया है। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकिपीडिया और हमारे ऐतिहासिक स्रोत हमें 1977 की असली जनता पार्टी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जी, 1975 से 1977 की इमरजेंसी का वो दौर। बिल्कुल। जब जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी की ताकतवर सरकार के खिलाफ एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ था। उस समय की राजनीति भी आज से कुछ अलग नहीं थी। सत्ता के खिलाफ एक भारी असंतोष था। उस आंदोलन में समाजवादी, रूढ़िवादी, वामपंथी और दक्षिणपंथी हर विचारधारा के लोग सिर्फ एक आम विरोधी को हराने के लिए एक ही छतरी के नीचे आ गए थे। और आज की कॉकरोच जनता पार्टी उसी 1977 की ऐतिहासिक गूंज को दोहरा रही है। अच्छा, आपको समानताएं दिख रही हैं? बिल्कुल। दोनों घटनाओं में कई गहरी समानताएं हैं। देखिए, 1977 में जब वो आंदोलन खड़ा हुआ तो उनके पास कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं थी। वो महज जनता के गुस्से से पैदा हुई एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लहर थी। सही बात है। आज सीजेपी भी बिल्कुल वैसी ही है। इनके पास कोई चुनावी बॉन्ड नहीं है, कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं है, सिर्फ कुछ मीम्स, एक इंटरनेट कनेक्शन और युवाओं का अथाह गुस्सा है जो उन्हें एक छतरी के नीचे ला रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि ये डिजिटल बगावत 1977 वाले बदलाव को दोहरा पाएगी? मतलब क्या ये उन युवाओं का जनता मोर्चा है जो खुद को एक नए तरह के डिजिटल आपातकाल या कहें अदृश्य बेरोजगारी के आपातकाल में महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये तुलना आकर्षक जरूर है, लेकिन हमें इतिहास से सबक भी लेना चाहिए। वो क्या? 1977 की जनता पार्टी ने सत्ता तो उखाड़ फेंकी, लेकिन वो खुद महज कुछ सालों में गिर गई। हाँ, 80 में चुनाव हार गए थे वो। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। नेताओं के बीच भारी अहंकार का टकराव था और आपसी कलह ने उन्हें बर्बाद कर दिया। आज सीजेपी का भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। क्या वे सच में अपना कोई उम्मीदवार उतारेंगे? क्या वे एक असली राजनीतिक दल में बदलेंगे, या चुनाव आते आते महज एक पुराना इंटरनेट जोक बन के रह जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये अभी अनिश्चित है, लेकिन उनका इतनी तेजी से उभरना ही मौजूदा सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि आपकी जमीन खिसक रही और आपको पता भी नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण का लबो-लुआब ये है कि राजनीति अब सिर्फ बड़े बड़े मैदानों की रैलियों, लाउडस्पीकरों या भारी भरकम भाषणों तक सीमित नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकी वर्ग, हमारी युवा आबादी, अब अपनी शर्तों पर, अपने प्रतीकों के साथ और अपनी ही डार्क कॉमेडी वाली भाषा में जवाब दे रहा है। और अगर पारंपरिक संस्थाएं उनकी इस भाषा को नहीं समझेंगी या उनके मीम्स को सिर्फ एक मजाक मानकर अनदेखा करेंगी, तो वे इतना शोर मचाएंगे कि आपको ना चाहते हुए भी उन्हें सुनना पड़ेगा। एकदम सही बात है। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसे तथ्य पर गौर करें जो इन स्रोतों में छिपा है, लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना या कह लें सबसे क्रांतिकारी पहलू है। वो क्या है? हमने बात की कि कैसे एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में सालों लगते हैं, करोड़ों का फंड लगता है। हाँ, एक पूरा संगठनात्मक ढांचा चाहिए होता है, ग्राउंड वर्कर्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोतों के अनुसार अभिजीत दिपके ने इस कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा स्वरूप, इसका व्यंग्यात्मक लेकिन सटीक घोषणा पत्र, इसकी पूरी वेबसाइट, इसका लोगो और इसका शुरुआती नैरेटिव, हाँ, ये सब उन्होंने महज 24 घंटे के अंदर तैयार कर लिया था। अरे बाप रे! और वो भी बिना किसी टीम के। महज 24 घंटे में एक अकेले इंसान ने? ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, और उन्होंने ये किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ओह, एआई। हाँ, उन्होंने क्लाउड और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को बस कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए और महज कुछ घंटों के भीतर देश की सबसे बड़ी डिजिटल राजनीतिक फॉलोइंग का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। जरा इसके निहितार्थ के बारे में सोचिए। ये तो
पूरी गेम को ही बदल देता है। उन बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियों का क्या होगा जो चुनाव जिताने के करोड़ों लेती हैं? यही तो सोचने वाली बात है। अगर एक इंटरनेट कनेक्शन, थोड़ा सा राजनीतिक गुस्सा और एआई टूल्स के साथ एक अकेला छात्र एक दोपहर में बैठकर 15 मिलियन लोगों का आंदोलन खड़ा कर सकता है, तो क्या भविष्य में पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों और उनके करोड़ों रुपए के चुनाव अभियानों, उनके महंगे रणनीतिकारों को कोई औचित्य या रेलेवेंस बचेगा? मतलब ये है कि भविष्य में कोई भी बड़ा राजनीतिक बदलाव सड़कों से या रैलियों से नहीं, बल्कि किसी के बंद कमरे में रखे लैपटॉप पर एक एआई प्रॉम्प्ट से शुरू हो सकता है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, क्या असली ताकत अब उन विशाल इमारतों में बैठे लोगों के पास है या उस अकेले युवा के पास जो कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है? इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। चीजों को नए नजरिए से देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।